हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज़ जो चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जो लिटरेचर में जो लिटरेरी टर्म्स है ना उनके ऊपर। ये आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के आते हैं। ओके, तो होप करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके जो एग्ज़ाम्स है वो अच्छे से जा रहे होंगे सभी। हम लिटरेचर की क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की जो रिवीजन सीरीज़ है वो कंडक्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया, आप सभी को ध्यान है। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी डिटेल में पढ़ना आपको सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, जैसा कि हमने कंपलसरी में हमारी जो कंपलसरी थी इंग्लिश कंपलसरी, जो 10 तारीख को पेपर हुआ, बहुत ही शानदार पेपर हुआ है। डिटेल्ड सिलेबस आपको करवाया। देन फिर बाद में हमने इम्पोर्टेंट जो इसी प्रकार से रिवीजन सीरीज़ चलाई थी, बहुत बेनिफिशियल रही वो बच्चों के लिए, सारी चीज़ें बताई हुई आई। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको एक सेलेक्टिव अप्रोच करवा रहा हूँ जिससे आप अच्छा मैटर पढ़ें और अच्छा कंटेंट के साथ अच्छा लिख कर आएँ और आपके मार्क्स बहुत ही शानदार आएँ। ओके, तो आज हम बात करेंगे हमारी रिवीजन सीरीज़ में लिटरेरी टर्म्स पर। लिटरेरी टर्म्स ओके 6 मार्क्स के रहते हैं और आपके आपके देखो सिलेबस में कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स है, वैसे तो बहुत सारी हैं। आगे लिटरेचर पढ़ोगे तो बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स हैं। ओके, लेकिन आपके सिलेबस में देखो मेटाफिजिकल पोइट्री है, इंटीरियर मोनोलॉग है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इम्प्रेशनिज्म है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर है और इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। अब भाई एक चीज़ बताओ, आपको ध्यान है, आपके क्वेश्चन आता है सेक्शन सी है ना, ये तो आपके क्वेश्चन आता है कि राइट एनी टू, मतलब आपको आउट ऑफ 4, ठीक है, आउट ऑफ 4 आपको 4 लिटरेरी टर्म्स दे दी जाएंगी। उनमें से आपको कितनी करनी है? 2 करनी है, 2 करनी है। और ये कितने नंबर की है भाई? ये एक लिटरेरी टर्म 3 नंबर की है, एक लिटरेरी टर्म 3 नंबर की, तो ये भाई कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 6 मार्क्स का हो जाएगा, 6 मार्क्स का हो जाएगा। एक लीटर आपको 2 करनी है, 4 आपको ऑप्शन में दी जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको दी जाएगी। आपके सिलेबस में कितनी है? 6 है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे दिए जाएंगे, 4 टर्म्स दे दी जाएंगी कि इनमें से कोई भी 2 कर दो, और आपको नंबर कितने मिलेंगे? 2 करने के 6 मार्क्स मिलेंगे। समझ गए? तो एक टर्म कितने मार्क्स की हो गई? 3 मार्क्स की हो गई है। ये तो रहा देखो मार्किंग स्कीम इसके ऊपर। और अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन सी। देखो ये 6 है, मैं आपको रिवाइज तो फिर मैं सारी करवा दूंगा, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट बताऊं आपको जो अधिकतर आती है। और ये फिक्स मार्क्स आपके, ये आपके फिक्स मार्क्स मान लो। आपको इनमें से कोई भी 3 अच्छे से कर लेनी है, मेरी ये सलाह है आपको। ठीक है, कोई सी भी 3 कर लेनी है आपको। अब मैं जैसा कि इजी वे में बताऊं, देखो मेटाफिजिकल पोइट्री कर ही लो, पोइट्री कर लो, बहुत इजी है और एग्ज़ाम में हमेशा आती है ऑप्शन में। ठीक है, देखो इंटीरियर मोनोलॉग कर सकते हो, मोनोलॉग। ओके, तीसरा जैसे किसी को एंग्लो इंडियन लिटरेचर करना हो या फिर इंडो एंग्लियन लिटरेचर कर लो, इंडो एंग्लियन लिटरेचर बहुत इजी है। आपके पास कंटेंट होगा, अदरवाइज मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी आपको मिल जाएगा वीडियो वो। ये 3 जो कर लोगे तो अगर आपको जैसे एंग्लो इंडियन लिटरेचर नहीं करनी तो आप इंडो एंग्लियन कर लो। अब कहो कि भाई हमको तो ये भी नहीं करनी, तो फिर आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कर लो। एक सेकेंड, कॉन्शियसनेस कर लो आप। अदरवाइज आपको फिर वही लास्ट जो ऑप्शन बचा इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म भाई ये है। मैं तो आपको सलाह दूँ कि आप मेटाफिजिकल पोइट्री कर लो, इंटीरियर मोनोलॉग कर लो, इंडो एंग्लियन लिटरेचर कर लो। अगर इंडो एंग्लियन नहीं करना तो एंग्लो इंडियन कर। अच्छा, इंडो एंग्लियन बता दिया क्या? तो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन सॉरी, है ना, एंग्लो इंडियन कर लो आप।
ये कर लो, अगर ये भी नहीं करना तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कर लो, ठीक है, समझ गए। तो 3 अच्छे से कोई सी भी कर लो, आपके ऊपर है, ये सरल रहेंगी। मैं पर्सनल सजेस्ट करूँ आपको, मेटाफिजिकल पोइट्री, इंटीरियर मोनोलॉग और इंडो एंग्लियन लिटरेचर बहुत इजी रहेंगी आपके लिए, ठीक है। बाकी आपकी स्वेच्छा है, जो आपको अच्छे से याद हो रही हो वो कर लो। रिवाइज करते हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी कि इनमें से कोई भी 3 कर लो, ठीक है। देखो सेक्शन सी आपके ये रहता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके, 4 दे दी जाएंगी। राइट ऑन एनी 2 लिटरेरी टर्म्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। अब मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, 40 to 50 वर्ड में आप सोचो कि चलो हम लिख देंगे 50 शब्दों में कंप्लीट, वो नंबर नहीं देगा अगला। इसलिए कह रहा हूँ, मैं पर्सनल सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, कम से कम आप 60 वर्ड में कर कर आना, ठीक है, कम से कम 60 वर्ड में कर कर आना। पर्सनली कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप थोड़ा लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा एडवांस जज किया जाता है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा आप 40 to 50 वर्ड्स में 3-4-5 लाइनें होंगी, ठीक है, लेकिन अगर देखते फिर 3 नंबर नहीं देगा वो, समझ रहे हो, इस प्रकार से कह रहा हूँ। तो आपको मेरा सजेशन मानिएगा, आपको नंबर नहीं कटाने अगर, तो आपको 60 वर्ड में कर कर आना है इसको, सीधी सी बात है। देखो देयर आर 6 टर्म लिटरेरी टर्म्स इन आवर सिलेबस, ये है, मैंने बता ही दिया आपको। बात कर ले फर्स्ट आपके मेटाफिजिकल पोइट्री, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है सभी को, होप करता हूँ आप सभी को याद भी होगी चीज़ें, आपके पास कोई आपके स्कूल में जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया हो, ओके। तो मैं आपको मैं हमेशा इजी वे में रखता हूँ चीज़ों को, जिससे बच्चों को समझ आ जाए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटा का मीनिंग क्या होता है भाई, मेटा का मीनिंग होता है बियॉन्ड, पीछे या फिर परे, फिजिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड के जो परे जो चीज़ें हैं वो। कुछ पोइट्स ऐसे हुए थे इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने इस फिजिकल वर्ल्ड से परे चीज़ें लिखी, ठीक है। तो उनको, और उनकी सोच इतनी दुर्गामी, इतना कठिन, इतना लिखते थे वो कि पढ़ने वाला जो रीडर होता था वो सोच के यार क्या लिख दिया, समझ रहे हो। तो देखो, समझ गए। तो इस उस प्रकार की पोइट्री को क्या कहते थे, मेटाफिजिकल पोइट्री कहते थे। देखो द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वाज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन, ये एक आलोचक रहे हैं इंग्लिश में, आप आगे पढ़ोगे, सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को कॉइन करा था, ओके। आगे देखो, टू डिस्क्राइब एक, जैसे मैंने, हाँ देखो मैंने लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। आपने पॉइंट लगाया, नंबर 1 मेटाफिजिकल पोइट्री, अंडरलाइन करी, डैश, और फिर नीचे वाली लाइन से आपको कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है। इस प्रकार से लिखोगे अच्छा लगेगा। तो देखो ये आपका एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना, ध्यान से सुन लो। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वाज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट। एक ग्रुप था 17th सेंचुरी में, कुछ इंग्लिश पोइट्स जो मैंने बता दिया ना आपको, इस प्रकार की रचनाएं करा करते थे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए सैमुअल जॉनसन ने इस मेटाफिजिकल पोइट्री को कॉइन करा था। Metaphysical is a philosophical concept used in literature to describe the things that are beyond the description of physical existence। भाई देखो सुनो ध्यान से, metaphysical is a philosophical concept, ध्यान से सुनना, यूज्ड इन लिटरेचर, तो लिटरेचर में यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से परे हैं, ठीक है, परे हैं। फिजिकल वर्ल्ड है ना, जो ये भौतिकवादी संसार है, इससे जो परे चीज़ें हैं। द मेटाफिजिकल पोइट्स आर डिस्प्लेड विट, फार फेच्ड इमेजेस, हाइपरबली एंड कंसेप्ट। मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो क्या यूज करा करते थे, आप लिख सकते हो मेटाफिजिकल पोइट्स यूजेज विट, ठीक है, या फिर उनकी वो इस प्रकार की चीज़ें कन्वे करते थे अपनी पोइट्री में, आप लिख सकते हो। देखो विट, बहुत ज़्यादा बुद्धि की जो चीज़ें होती थी ना उनको। फार फेच्ड इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो मनुष्य की कल्पनाओं से परे है। फार फेच्ड इमेजेस, ऐसी इमेजेस, ऐसे बिंब प्रतिबिंब या फिर कल्पनाएं जो मनुष्य की सोच से परे है, वो अपनी पोइट्री में लिखा करते थे। हाइपरबली, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना, समझ गए,
और कंसाइंड, कुछ ऐसी फिलोसफिकल चीज़ें जो बहुत गहरी अर्थ प्रकट करती हों। ओके, बहुत इजी वे में समझा दिया मैंने आपको एक एक चीज़ों का अर्थ बताते हुए, ठीक है। दे रोट लव पोएम्स एंड देयर एटीट्यूड वाज सिनिकल। भाई वो लव पोएम्स लिखा करते थे और लव के बारे में डिस्क्राइब करा करते थे, उसके दोनों जो पक्ष होते थे ना, दोनों पक्षों के ऊपर, और फिर ज़्यादातर लव के ऊपर लिखा करते थे और जो गंभीर मुद्दे होते थे उस पर लिखा करते थे, ठीक है। देखो, मेटाफिजिकल पोइट्स आर ऑर्डिनरी स्पीच मिक्स्ड विद मेटाफर्स। सॉरी, आर नहीं है, मेटाफिजिकल पोइट्स यूज ऑर्डिनरी स्पीच मिक्स्ड विद मेटाफर्स, पन एंड पैराडॉक्स। भाई मेटाफिजिकल पोइट्स थे ना, वो भाई ऑर्डिनरी स्पीच, सामान्य स्पीच होती है ना, उस प्रकार की लैंग्वेज में लिखा करते थे, मिक्स्ड विद मेटाफर्स। जो ये मेटाफर्स होते हैं ना, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जो आप पढ़ते हो ना हिंदी में, अलंकार, ओके, उसको कहते हैं रूपक अलंकार। ओके, तो मेटाफर्स, पन एंड पैराडॉक्स, पैराडॉक्स विरोधाभास, ओके, इस प्रकार की चीज़ों को अपनी पोइट्री में यूज़ करा करते थे बहुत ज़्यादा। ऑफन देयर पोएम्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। और उनकी पोएम्स है ना, हम देखेंगे अगर उनकी पोएम्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, समझ रहे हो, एक गांभीर्य है, एक गंभीर मुद्दे पे आर्ग्यूमेंट चलता रहता है इनकी पोएम्स में। मैंने कहा था ना आपको, बहुत उच्च लेवल के राइटर्स होते हैं, बहुत गहरी बातें लिखते हैं। टी.एस. इलियट कॉल्ड दिस टर्म फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग। टी.एस. इलियट हैं जो बहुत बड़े इंग्लिश राइटर हैं, ओके, तो इन्होंने इस टर्म को क्या कहा है, फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग, ओके, ये कहा है। अब देखो, देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स। अब आपको उदाहरण दे देना है भाई, ये जो मैंने करवाया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी प्रकार से आप अपनी नोटबुक में जब आप वहाँ आंसर शीट में लिख कर आएंगे, समझ गए आप, और फिर आपको उदाहरण दे देना है कौन कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स थे। भाई जॉन डन, आपके लेक्चर अपॉन द शैडो जो पोएम आपकी फर्स्ट, उन्हीं ने लिखी ना, जॉन डन ने, खतरनाक लिखी थी ना, समझ नहीं आती ना इतनी जल्दी से, गहरी बात थी ना उसमें। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉम और अब्राहम कोहली, ये जो राइटर्स हैं ये मेटाफिजिकल पोइट्स थे, ठीक है, और ये इस प्रकार की रचनाएं लिखा करते थे जो मैंने आपको अभी समझा दिया। तो होप करता हूँ मेटाफिजिकल पोइट्री आप सभी को अच्छे से समझ आ गई है। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। देखो, इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म पे बात करें, भाई ये जो मैटर है ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तब आपको मिल जाएगी लिटरेरी टर्म्स। देखो, इम्प्रेशनिज्म में बात करें तो देखो, इम्प्रेशनिज्म इज 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन फ्रांस। भाई ये आर्ट मूवमेंट था एक तरीके से, कला, ठीक है। तो इन दिस टर्म द राइटर्स प्रोवाइड्स ए वैग्यू डिटेल्स ऑफ ए सीन एंड और एन इंसिडेंट। भाई इसमें राइटर्स क्या करा करते थे, कोई भी चीज़ वो लिख रहे हैं ना, तो वो उसके थोड़ी सी वैग्यू डिटेल, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दे दिया करते थे, ठीक है, डिटेल्स दे दिया करते थे किसी भी सीन के बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में। पोइट्स ऑफन डिस्क्राइब द एक्शन थ्रू द आइज ऑफ द कैरेक्टर। और पोइट है ना, हमको ये चीज़ें दिखाते, एक्शंस होते थे ना जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी एक्शन हो रहे हैं ना वो करेक्टर कर रहा है, और उस करेक्टर के जरिए हमको महसूस हो रही है वो चीज़ें, समझ गए आप। तो थ्रू द आइज ऑफ द करेक्टर वाइल द इवेंट्स आर अक्यूरिंग। जिस प्रकार से जो पोइट ने लिख दिया, ठीक है, कोई भी रचना, और उसमें वो जो भी करेक्टर है, वो जो भी अपना काम कर रहा है, जो भी एक्शन कर रहा है, वो हम ऐसा हमको लगता है, हम खुद अपनी आंखों से महसूस करते हैं और देखते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार की रचनाएं होती थी ये। दे डोंट प्रोवाइड मिनट डिटेल्स, लेकिन ये मिनट डिटेल्स नहीं, मतलब अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये मिनट डिटेल्स नहीं बताया करते थे। ऑल ऑफ देयर डिटेल्स सीम अनक्लियर। और इनकी यार जो डिटेल्स जो भी दिया करते थे ना, ये अनक्लियर होती थी, मतलब हमारे को दिमाग लगाना पड़ता था सीधी सी बात कि भाई क्या कहना चाह रहा है। समझ गए आप? सीधी सी बात यह है कि अनक्लियर होती थी, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दे देते थे, और अब रीडर को दिमाग लगाना कि पोइट क्या कहना चाह रहा है। द पोइट्स ऑफन अवॉइड क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, इंस्टेड दे गिव दी रीडर्स इंफॉर्मेशन इन द वे दैट फोर्सेस देम टू फोकस ऑन हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन। भाई ये क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन अवॉइड करते थे। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट्स होती है ना,
उनको अवॉइड करते थे। जैसे 1939 से 1945 वगैरह एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको ये क्या करते थे, अवॉइड करते थे। और ये क्या करा करते थे भाई, ये है ना इस प्रकार से रचनाएं करा करते थे, रीडर्स को इस प्रकार से इंफॉर्मेशन देते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से कि वो रीडर फोकस करे कि हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन, कि किस पर कैसे और ये चीज़ क्यों घटित हुई। मैंने क्या कहा था, खुद रीडर को दिमाग लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? वही वाली बात है, वही वाली बात है। देखो देयर आर सच राइटर्स, और इस प्रकार के कुछ राइटर्स हैं। देखो वर्जीनिया वुल्फ बहुत खतरनाक लिखती है। द मार्क ऑन द वॉल आपका चैप्टर है, कितना इसने घुमाया था ना अपने को, वो एक स्नेल के चक्कर में एक वॉल पे कितना घुमाया था ना। DS लॉरेंस ये तो और ही खतरनाक लिखते हैं। उनकी पढ़ आपके वाई द नॉवल मैटर्स आपके ऐसे है भाई, क्या लिखते हैं DS लॉरेंस, आप बहुत गंभीर लिखते हैं, या आप पढ़ोगे आगे जाके आप, ओके। और जोसेफ कॉर्नेट टुमेरो पढ़ा था ना आपने, इनकी शॉर्ट स्टोरी थी वो तो। बाकी और जो रचनाएं हैं ना, जैसे इनका एक इनकी राइटिंग है हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो इसी उसमें लिखी हुई है, खतरनाक है वो, ठीक है। तो ये राइटर्स हैं। तो आपको इस प्रकार से इम्प्रेशनिज्म के बारे में लिख देना है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखो, द टर्म वाज कॉइन्ड इन 19th सेंचुरी बाय द फिलोसफर एंड साइकोलॉजिस्ट भाई। और नाम क्या उनका, विलियम जेम्स। बिल्कुल लिखना इस लाइन को, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके भाई। ये जो टर्म है ना, ये कॉइन करी गई थी, एक फिलोसफर थे एक, और एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम क्या था भाई, विलियम जेम्स। इन्होंने इसको खोजा था। ही यूज्ड इट इन हिज बुक, इस टर्म को इन्होंने अपनी इस बुक में यूज करा था, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये चीज आप जरूर लिखना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इट इज term in which the poet describes the natural flow of thoughts that even while the different parts are not necessarily connected। भाई इसमें जो पोइट है वो हमारे को कुछ थॉट्स इस प्रकार से व्यक्त करता है जो उसके माइंड में चल रहे हैं, जबकि वो इतने नेसेसरी भी नहीं होते और वो कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से। लेकिन पोइट है वो अपनी भावनाएं, जो भी उसके विचार है वो एक्सप्रेस करता रहता है। इन अदर वर्ड्स देखो, इन अदर वर्ड्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए लिटरेरी टेक्निक दैट प्रेजेंट्स द थॉट्स एंड फील ऑफ ए करेक्टर एज दे अकर। भाई ये क्या करता है, ये हमारे को जो करेक्टर्स के जो थॉट्स होते हैं, जो उसकी फीलिंग्स होती है ना, वो बताता है। समझ गए? राइटर इस प्रकार से लिख रहा है अपनी रचना कि हमको करेक्टर जो है ना, उसमें जो भी करेक्टर है उसके बारे में हम विचार करते हैं, उसके थॉट्स को हम महसूस करते हैं और फील करते हैं, ठीक है। आगे देखो, समटाइम्स दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीरियर मोनोलॉग। कई बार इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कह दिया जाता है कई बार, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोनोलॉग और सोलिलोक्वी। लेकिन ये डिफरेंट है मोनोलॉग से डिफरेंट है ये, ठीक है। It provides a very intimate relationship between the reader and the character। ये भाई एक intimate relationship बताता है, किसके बारे में, करेक्टर के बारे में और रीडर के बारे में। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना इस प्रकार की रचना जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हो रखा होता है, तब करेक्टर और रीडर दोनों आपस में इतने जुड़ जाते हैं, इतना एकदम वो इतने घुलनशील हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो समझ जाओ कि उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हो रखा है। समझ गए? जब करेक्टर हमको बहुत ज़्यादा एकदम हम उसके अंदर घुस जाते हैं ना कि यार, समझ रहे हो, वो वाली बात है। इट प्रोवाइड्स ए वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द रीडर एंड द करेक्टर। देयर आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टर्म यूज्ड बाय राइटर्स इन देयर वर्क। अब देखो बेस्ट एग्जाम्पल्स है जेम्स जॉइस, यूलिसस, इनकी रचना है यूलिसस, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इसी टर्म का यूज हुआ है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वर्जीनिया वुल्फ का एक नॉवल है मिसेस डॉलेवे, ओके। ये जो नॉवल है इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हुआ है। और आपका जो चैप्टर है ना, द मार्क ऑन द वॉल, उसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हुआ है। देखो विलियम फ्लॉन्कर, इनका जो ये रचना है, देखो द साउंड एंड द फ्यूरी, इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हुआ है, ओके। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगली टर्म पे चले, इंटीरियर मोनोलॉग।
ये बहुत इजी है। देखो, इंटीरियर मोनोलॉग इज ए नरेटिव टेक्निक दैट शोज द फ्लो ऑफ थॉट्स गिव गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट। भाई ये क्या है, एक नरेटिव टेक्निक है, एक लेखन करने की एक शैली है, समझ गए। इस एक शैली कहते हो ना आप हिंदी में, कि इस प्रकार ये इस शैली में लिखी हुई चीज़ें हैं, तो ये भी एक रचना का माध्यम है। ओके, इसमें क्या होता है, देखो, दैट शो द फ्लो ऑफ थॉट्स गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ करेक्टर और प्रोटैगनिस्ट। इसमें हमारे को उन थॉट्स के बारे में पता चलता है जो करेक्टर के माइंड में चल रहे होते हैं, ठीक है। करेक्ट, हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें करेक्टर के माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे होंगे ना, वो हमको महसूस होते हैं। देखो, ये फ्लो ऑफ थॉट्स गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ करेक्टर और प्रोटैगनिस्ट हमको दिखाता है। ये देखो, दैट शो द फ्लो ऑफ थॉट्स गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ करेक्टर और प्रोटैगनिस्ट हीरो। ओके, इट इज़ यूज्ड इन बोथ ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक वर्क्स इन लिटरेचर। भाई ये ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक जो वर्क्स थे ना लिटरेचर के, उन दोनों में यूज़ होता है भाई। This term allow readers to gain an intimate understanding of characters' inner feelings, desires, insight and personal experiences। भाई ये रीडर्स को क्या कहता है, ये जो टर्म है ये चाहती है कि रीडर्स अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाएं, गेन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, किसके लिए, करेक्टर्स को समझने के लिए, उनकी अंदर की भावनाओं को समझने के लिए, इनर डिज़ायर्स, और उनकी इंसाइट, उन क्या चाह रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। ओके, और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इन सारी चीज़ों को गेन, उनकी अंडरस्टैंडिंग गेन करना चाहता है। मतलब रीडर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से गेन कर लें, अपनी अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से बढ़ा लें कि वो राइटर का जो करेक्टर, सॉरी राइटर क्या कहना चाहता है और करेक्टर के माध्यम से, ठीक है, करेक्टर की इनर फीलिंग्स क्या क्या है, उसकी इनसाइट, उसके अंदर क्या चल रहा है, और उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की बढ़ जाएगी। तो हम अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे होंगे ना, तो हमारे को उस करेक्टर की जो भी फीलिंग्स है ना, वो हमारे को समझ में आ जाएगी। समझ गए अच्छे से। चलो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो, डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग में क्या होता है, देखो ऐसे पॉइंट बनाना आपको, फिर लिखना, इन दिस द ऑथर डज नॉट शो हिज प्रेजेंस। इसमें क्या होता है, ऑथर है ना वो अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाता है। ओके, ही डायरेक्टली रिवील्स थॉट्स थ्रू द करेक्टर्स, और वो अपने जो भी थॉट्स होते हैं ना उनको करेक्टर्स के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है। ओके, कन्वे कर देता है। और इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग में क्या होता है, इन दिस द ऑथर अपीयर्स एज ए कमेंटेटर, गाइड और प्रोटैगनिस्ट। इसमें भाई ऑथर होता है, इसमें ऑथर होता है, और वो किस रूप में होता है, एक गाइड के रूप में होता है, या फिर एक कमेंटेटर के रूप में हो जाता है, या फिर प्रोटैगनिस्ट के रूप में हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये रहता है। देयर आर सम फेमस राइटर्स। अब फेमस राइटर्स कौन से हैं, देखो, जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है, विलियम फाउंकर है, डोरोथी रिचर्डसन। ये कुछ राइटर्स हैं जो इंटीरियर मोनोलॉग में लिखा करते थे, इस शैली में लिखा करते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे चले, एंग्लो इंडियन लिटरेचर। कन्फ्यूज़न होता है बहुत से बच्चों को, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, ये क्या सिस्टम है भाई, समझ में नहीं आता। मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एंग्लो पहले आ गया ना, तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि अंग्रेज़ों की बात हो रही है। अब मैं तुम्हारे को सीधी सी, और अंग्रेज़ वो अंग्रेज़ जो कुछ समय के लिए भारत में आके रहे थे, और फिर वो भारत की चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व करा, और फिर उन्होंने अपनी राइटिंग में, अपनी रचनाओं में लिखा एंग्लो। ठीक है, और इंडो एंग्लियन कुछ भारतीय लोग जो विदेश चले गए, बाद में समझा दूंगा। अभी देखो, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एंग्लो यानी इंग्लिश मैन, ओके, अंग्रेज। तो आपको ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन लिटरेचर में क्या होता है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन। ये किन्होंने प्रोड्यूस करा है, इंग्लिश मैन, अंग्रेजों ने प्रोड्यूस करा है, वो लिव इन इंडिया एट लीस्ट फॉर सम टाइम। भाई ये भी एक पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, और ये उन राइटर्स को इंडिकेट करता है जो कुछ समय के लिए, उन इंग्लिश राइटर्स को इंडिकेट करता है जो कुछ समय के लिए भारत में रहे थे, रहने आए थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन टू डिफरेंट कल्चर्स, द ईस्ट एंड द वेस्ट, ओके, कम इनटू कॉन्टैक्ट।
अंडर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल में अंग्रेज भारत आ गए थे, आप सभी को ध्यान है। तो दो कल्चर्स मिल गई थी, एक तो अपनी भारतीय कल्चर मिल गई थी और ये वेस्टर्न कल्चर मिल गई थी। तो ये जब ये दो कल्चर आपस में मिली ना, उस समय इस टर्म का एक तरीके से ये उद्भव हुई थी, इसका विकास हुआ था। समझ में आ गया आपको? उस समय ये रेज हुई थी। देखो एंग्लो इंडियन लिटरेचर, अब समझ में आ गया आपको? जब ब्रिटिश रूल के टाइम पे दो डिफरेंट कल्चर्स आपस में मिली, ओके, आपस में मिली, उन दोनों का आपस में मिलन हुआ। तो इस प्रकार से ब्रिटिश रूल के टाइम की बात हो रही है, तो इसका उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये जो टर्म है ये अस्तित्व में आई, एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी वाज द गोल्डन ईरा ऑफ दिस लिटरेचर। और कुछ देखो, फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी भाई इस एंग्लो इंडियन लिटरेचर के गोल्डन एरा थे, स्वर्ण युग थे। ओके, द मेजर थीम्स ऑफ दिस लिटरेचर आर, देखो फर्स्ट क्या थी? एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ और इंडियन नेटिव लाइफ एंड नेचुरल सीनरी। भाई इसमें जो थीम्स निकल कर आई एंग्लो इंडियन लिटरेचर में, इसमें जो राइटर्स होते थे ना, वो अपने इंडिया को, अपना जो इंडिया है ना उसको ऑब्जर्व करते थे, कल्चर को ऑब्जर्व करते थे। ओके, क्या लाइफ है यहाँ इंडियंस की, उनको ऑब्जर्व करते थे। इंटरेस्टेड इन एशियाटिक रिलीजन एंड कल्चर, जो भी हमारे यहाँ पे रिलीजन एंड कल्चर, जो भी संस्कृतियाँ चलती थी ना, उनको क्या करते थे? ऑब्जर्व करते थे। सीधी सी बात है, समझ गए? तो एंग्लो इंडियन समझ में आ गया? वो अंग्रेज लोग जो ब्रिटिश टाइम पर अपने भारत में आए थे और दो कल्चर आपस में मिल गई थी, उस समय इसका ये अस्तित्व में आई एंग्लो इंडियन लिटरेचर। और ये वो लोग थे जो जिन्होंने हमारी इंडियन कल्चर से, रिलीजन से, सीनरी से, जो भी हमारे यहाँ पे प्रचलित है ना चीज़ें, उनको देखा, ऑब्जर्व करा और फिर अपनी रचनाओं में लिखा। समझ में आ गया? आगे समझ में? ओके, इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी पॉइंट बना सकते हो कि इंडियन कल्चर को इन्होंने ऑब्जर्व करा और फिर अपनी राइटिंग्स में लिखा, वगैरह वगैरह आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, देखो सम फेमस राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग फेमस राइटर हैं भाई एंग्लो इंडियन लिटरेचर के। और ई.एम. फॉस्टर, ये दो राइटर्स हैं फेमस है इस टर्म के लिए। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। देखो अब है हमारी लास्ट, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इसमें क्या होता है? ये वो टर्म है, इसमें क्या है? कुछ भारतीय लोग जो जन्म कहाँ हुआ, जिनका भारत में हुआ और वो बाद में विदेश चले गए और फिर अंग्रेजी में लिखने लग गए, बात खत्म। समझ में आ गया? उनको कहते हैं, समझ में आ गया? आगे समझ में? देखो इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इसमें क्या है? इंडो एंग्लियन लिटरेचर में है नोन एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जानी जाती है। इट रिफर्स टू दी वर्क ऑफ राइटर्स, ये उन राइटर्स के वर्क्स को रिफर करती है वो रोट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखा करते थे। एग्जाम्पल देखो, R.K. नारायण है, मुल्क राज आनंद है, राजा राव है, A.K. रामानुजन है और गिरीश कर्नाड। ये कुछ राइटर्स थे जो, ये कुछ इंडियन राइटर्स थे जो किस में लिखा करते थे? इंग्लिश में लिखा करते थे। और वो राइटर्स कौन है बता दिया आपको। ये टर्म उनको भी इंडिकेट करती है, देखो रिफर्स करती। दिस टर्म ऑल्सो रिफर्स टू दोज इंडियन राइटर्स, ये उन इंडियन राइटर्स को भी रिफर करती है वो लिव इन अब्रॉड एंड राइट इन इंग्लिश, जो विदेश में रहते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। ठीक है, जैसे V.S. नायपुल, किरण देसाई, जुम्फा लहरी, सलमान रश्दी, ये कुछ राइटर्स। अब मेरी बात समझो ध्यान से। पहली बात तो ये आप बोल सकते हो इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज नोन एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इट रिफर्स टू द वर्क्स ऑफ इंडियन राइटर्स वो रोट इन इंग्लिश। अरे उन भारतीयों के बारे में बात हो रही है जो पहले चीज़ तो आप ये लिखोगे, उन भारतीय लेखकों की बात हो रही है जो अंग्रेजी में लिखा करते थे, भारत में ही है और अंग्रेजी में लिखा करते थे, इंग्लिश में लिखा करते थे। जैसे R.K. नारायण और जो आपके मुल्क राज आनंद है, राजा राव है, गिरीश कर्नाड है, A.K. रामानुजन है। ठीक है,
ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये उन राइटर्स को भी इंडिकेट करते हैं जो राइटर्स भारत में जन्मे थे लेकिन फिर वो अब्रॉड विदेश में रहने लग गए। ठीक है, भारत में जन्मे तो थे लेकिन फिर विदेश में रहने लग गए। देखो, रिफर टू दोज इंडियन राइटर वो लिव इन देखो वो लिव इन अब्रॉड एंड राइट इन इंग्लिश। उन लेखकों को भी इंडिकेट करता है जो राइटर्स जन्मे तो कहाँ पे, भारत में, लेकिन बाद में वो कहाँ अब्रॉड रहने लग गए और फिर इंग्लिश में लिखने लग गए, सीधी सी बात। तो वो राइटर्स भी इसी टर्म के अंतर्गत आते हैं, जैसे वी.एस. नायपुल, किरण देसाई, जुम्फा लहरी और सलमान रश्दी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं नसीम एस्किल का। ओके, तो ये इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। होप करता हूँ अच्छे से समझ आप सभी को आ गए होंगे। कोई भी 3 कर लेना अच्छे से। मुझे तो जितना पता है आपको मेटाफिजिकल पोइट्री अच्छे से करना चाहिए। इंडो एंग्लियन लिटरेचर और या फिर एंग्लो इंडियन लिटरेचर में से जो करना चाहो कर लो। इंटीरियर मोनोलॉग कर लो। इंटीरियर मोनोलॉग नहीं करना तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कर लो। 3 बता दिया, आपकी चॉइस है। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको एकदम माइंड में अच्छे से याद है उसको कर लो। ठीक है, जो इस वीडियो का जो स्पीड है वो आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि परीक्षा का टाइम चल रहा है और आज का मेरी भी तबीयत थोड़ी इस प्रकार की ही है, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी। बाकी कोई बात नहीं, आपके एग्ज़ाम्स है तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था आप सभी के लिए कि रिवीजन सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे हमारी, तो वही। ओके, तो आपका लिटरेरी टर्म्स का जो 1 शॉर्ट वीडियो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। होप करता हूँ अच्छे से सभी विद्यार्थियों को समझ आ गए होंगे आपके लिटरेरी टर्म्स। कोई भी 3 कर लेना भाई, अच्छे से कोई भी 3 कर लेना। आपके 4 में से 4 आते हैं, उनमें से आपको 2 करने हैं। तो ये 6 जो टर्म्स हैं आपकी, इनमें से कोई भी 3 आप तैयार कर लो। ठीक है, 3 आप तैयार कर लो कोई सी भी। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आस्क करना हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे जो फाइल है वो मिल जाएगी। ठीक है, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे की तरफ। स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तब अपलोड करी थी, वरना अदरवाइज़ आप क्या करिएगा, आप प्रोफाइल पे जाइएगा, फाइल्स वाले सेक्शन में जाइएगा, नीचे आइएगा और फिर आपको ये लिटरेरी टर्म्स करके एक जो फाइल है वो PDF फाइल वो मिल जाएगी। ओके, इस प्रकार से है। तो आपको कोई भी 3 कर लेना है, सीधी सी बात ही है। समझ में आया आपको? और एक बार रिवाइज करवा दिया, अच्छे से समझा दिया है, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को एक बार वापस से रिकॉल हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, स्पीड आप जो भी आप रखना चाहो इस वीडियो का वो आप रख सकते हो। ओके, तो कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आपको आस्क करना है, वो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपको 60 वर्ड में लिख कर आना है। जो क्वेश्चन में ये जो 40 to 50 है ना, इसमें नहीं करना, आपको 60 वर्ड में, मेरे कहने से आप 60 में लिख कर आओगे। थोड़ा आप है ना अपनी स्पीड बरकरार रखिएगा और राइटिंग भी अच्छे से करिएगा और स्पीड भी ध्यान मेंटेन रखिएगा, क्योंकि लिटरेचर है, लैंग्वेज का पेपर है, लेंदी होगा। ठीक है, तो आपको ज़रा भी इधर उधर मुँह नहीं फाड़ना और सीधी सी बात अपना पेपर करना है, क्योंकि लिटरेचर का पेपर छूट जाता है कई बार, क्योंकि बहुत लेंदी होता है। इसलिए कह रहा हूँ आपको सिर्फ अपने पेपर में ध्यान देना, जो समझ आ रहा है जल्दी जल्दी करते जाना है, राइटिंग का भी ध्यान रखना है और अपने पेन को तेज़ गति से चलाते रहना है, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप ज़रूर मुझसे आस्क कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। होप करता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। आप लिटरेचर में भी हम अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। हमारा कंपलसरी में तो हमने 95 प्लस भी आ जाएंगे। कई बच्चों के 90 प्लस भी हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। अब लिटरेचर की बारी। अब लिटरेचर में आप सभी को करना है जो भी करना है अच्छे से। मेरा जो उद्देश्य है वो आप सभी को अच्छे से समझाना, गाइड करना और बताना है चीज़ों को। होप करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।